नमस्कार साथियों, आज की इस इकोनॉमी की क्लास में फिर से स्वागत है आपका। आज हमने बजट के आंकड़े पढ़ने की सीरीज जो प्रारंभ की है उसी की श्रृंखला में ये दूसरी वीडियो है। आज के आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हैं और ये मतलब एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि किसका रोल ज़्यादा है, आय कहाँ से ज़्यादा होती है सरकार को, क्या टारगेट्स है उसके, उन सब पर भी जो फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्टली बनते हैं। तो आपका ध्यान इन्हें याद करने पर पूरा होना चाहिए। और फिर वही मैंने आज फिर से इकोनॉमी के कुछ प्रश्न भी शामिल किए हैं एमसीक्यू के फॉर्म में कि आप जो इकोनॉमी पढ़ी है आपने, तो बताइए कि आपने क्या पढ़ा है। आज आपका परीक्षण है समझिए, मतलब कि क्योंकि केवल फैक्चुअल वाली चीज़ें तो कम पूछता है, आपको पता है। मैंने सिद्धांत मतलब जो सैद्धांतिक रूप से अप्लाइड होती है व्यवहारिक जीवन में उन्हीं को शामिल करने की कोशिश की है। मतलब समझ वाले प्रश्न हैं, आपको इससे अपना अंदाजा जरूर लगेगा कि आप इकोनॉमी को केवल रटे हुए हैं या फिर समझी भी है मतलब। तो ठीक है, तो आप जरूर से इनका आंसर कमेंट में लिखिएगा। नहीं आते हैं तो रिसर्च करिए, क्योंकि आप रिसर्च करेंगे तो एक तो इसका आंसर मिलेगा, धन दो तीन अन्य बातें भी आपको पता लगेंगी। लेकिन रिसर्च करके या फिर आपको आता है या फिर आपके नोट्स हैं कहीं से भी, जहां से भी आपको इनके आंसर्स मिलते हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलें और क्लास को शेयर भी कर दें, ठीक है। तो देखिए, जो पहला प्रश्न मैं आपको पूछ रहा हूँ वो ये है कि जो महंगाई है, महंगाई को रोकने के लिए आरबीआई क्या कर सकती है। मैंने 4 चीजें लिखी है। महंगाई को अगर आरबीआई को महंगाई रोकनी है तो आरबीआई क्या कर सकती है। रेपो रेट को कम कर सकती है, ज्यादा कर सकती है, या फिर रेपो रेट को स्थिर रख सकती है, या फिर कुछ नहीं कर सकती। मतलब या तो फिर कुछ नहीं करेगी। आरबीआई क्या करेगी बताना है। हाँ, रेपो रेट को कम करेगी, ज्यादा करेगी, स्थिर रखेगी, या फिर रेपो रेट को कुछ नहीं करेगी। तो ठीक है, क्या इसका आंसर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जो हम कहते हैं मनी पढ़ते हैं ना, हम मनी सप्लाई में हम पढ़ते हैं कि एक नैरो मनी आती है, एक ब्रॉड मनी आती है। M1 M2 M3 M4 प्लस M0, जो हाई पावर्ड मनी, रिजर्व्ड मनी, वो अलग कंसेप्ट है मनी मल्टीप्लायर वाला, वो आप नोट्स में से देख लीजिएगा। यहाँ पर जो मुद्दा यह है कि जो हम समस्त मौद्रिक संसाधन कहते हैं या साधन, एग्रीगेटेड मनी सप्लाई, वो किस मनी को कहा जाता है। यानी अर्थव्यवस्था में जब आरबीआई मनी सप्लाई को मेजर करती है तो सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पर रहता है उसका, तो उसी को कहते हैं हम समस्त मौद्रिक साधन, एग्रीगेट मनी सप्लाई। तो कौन सी है वो, M1 है, M2 है, M3 है या M4 है, आपको लिखना है, ठीक है। इन चारों में से कौन सी। अगला हमारा प्रश्न है, अब देखिए कितना समझ वाला प्रश्न है, आपको ये आने चाहिए, ठीक है। अगर एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करना है इकोनॉमी में, तो फिर बाद में वही इकोनॉमी खराब हो गई कहना है, फिर तो फैक्चुअल ही पढ़िए। महंगाई बढ़ने से किसे फायदा होता है, ठीक है। महंगाई अगर बढ़ेगी तो फायदा किसे होगा ये बताना है आपको। ऋण लेने वाले को होगा, या ऋण देने वाले को होगा, या फिर दोनों को फायदा होगा, या फिर कोई फायदा नहीं होगा। महंगाई बढ़ेगी तो फायदा किसे होगा, डेटर को, क्रेडिटर को, दोनों को, या फिर किसी को भी नहीं। तो आप अगर समझते हैं तो जरूर से इसका आंसर कमेंट में, मतलब आपको आता भी होगा लिखना, ठीक है। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न ये है कि मुद्रा है, जो हम मनी पढ़ते हैं, जो कराया है मैंने इकोनॉमी में, ठीक है। तो उसके क्या क्या प्राथमिक कार्य हैं। मुद्रा के कुछ प्राथमिक कार्य होते हैं, कुछ सेकेंडरी कार्य होते हैं, और कुछ प्रासंगिक कार्य जो होते हैं वो भी होते हैं। यहां पे पूछी गई है मुद्रा के प्राथमिक कार्य। मैं पहले मुद्रा के प्राथमिक तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको आंसर आ जाएगा, वो आपको देखना है। मैं पहले आपको सेकेंडरी कार्य बता देता हूं। सेकेंडरी कार्य होते हैं जो मुद्रा के, वो 3 होते हैं, STD। ये ट्रिक है, याद रखना। S से स्टोर ऑफ मनी, मुद्रा को संचयित करने का। T से ट्रांसफर ऑफ मनी, हम मुद्रा को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो वही मुद्रा का सेकेंडरी कार्य। D डिफर्ड पेमेंट्स, यानी स्थगित भुगतान। यानी मैं अगर कोई सामान ले रहा हूं, मेरे पास अभी नकद भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं उसे 50,000 अभी दे सकता हूं। 50,000 अगर मेरे शेष बच रहे हैं तो मैं उसे EMI पे करूंगा। तो ये भी मुद्रा है, इसीलिए ये काम मैं कर पा रहा हूं। तो मुद्रा के सेकेंडरी कार्य मैंने आपको बता दिया, STD, स्टोर, ट्रांसफर और डिफर्ड पेमेंट्स, यानी स्थगित भुगतान। और अन्य कार्यों में जैसे मुद्रा फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन है, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल, इस सब को जोड़ने के लिए काम आती है। जो नेशनल इनकम है हमारी, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने में काम आती है। ये अब प्राथमिक कार्य क्या है ये आपको बताने हैं। मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम, दोनों या कोई नहीं। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या है आपको बताना है। तो ये आज के 4 प्रश्न हैं, इन चारों के आंसर आपको लिखने हैं और मतलब रिसर्च भी करनी है इस पर, ठीक है। ठीक है, तो वही आज का हमारा जो मुद्दा है। हमने पिछली बार क्या पढ़ा था कि सरकार का जो बजट है उसके 2 भाग होते हैं, एक तो रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट, यानी राजस्व बजट और पूंजी बजट। उसमें कहाँ क्या क्या चीजें आती हैं वो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता दिया है। इस वीडियो में बताता हूं कि जो फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट यानी वित्तीय घाटा कहते हैं, उसका फॉर्मूला जरूर से याद करिएगा, तभी अगर कभी एग्जाम में बन गया तो। इसका फॉर्मूला होता है एक तो बजट घाटा प्लस सरकार का जो बाजार ऋण है, यानी बजट घाटा क्या हुआ, सरकार की आय माइनस सरकार के
व्यय, ये बजट घाटा हो गया। अब इस बजट घाटे में जब हम सरकार ने जो ऋण ले रखा है बाहर से उसे जोड़ेंगे तो जितना आएगा उसे कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या हुआ पता चल गया होगा, बजट घाटा प्लस सरकार का बाजार ऋण, वो लायबिलिटीज को उसमें जोड़ेंगे। तो अभी कितना है इस बजट के अनुसार 16.8 लाख करोड़ का सरकार का फिजिकल डेफिसिट है। ये आंकड़े याद रखने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि साल भर काम आएंगे आपको। फिजिकल डेफिसिट सरकार को फिजिकल डेफिसिट होता है, हाँ होता है। कितना है? 16.8 लाख करोड़ का है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। फिर जो दूसरा एक और घाटा आता है वो होता है प्राइमरी घाटा यानी प्राथमिक घाटा। इसका फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। इसका फॉर्मूला है फिजिकल डेफिसिट यानी जो वित्त घाटा माइनस पुराने लोनों पर जो ब्याज दिया गया है। फॉर्मूलाज याद कर लेना, ठीक है। जिसको याद नहीं हो मतलब समझ नहीं आया तो वो रट लेना, ठीक है, क्योंकि दो ही विकल्प हमारे पास है, तो समझिए, नहीं आ रहा है तो एग्जैक्टली वैसा ही रट लीजिए, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? वित्त घाटा जो हमने ऊपर पढ़ा है फिजिकल डेफिसिट, उसमें से हम जो पुराने लोनों पर हमने ब्याज दे रही है सरकार उसको घटा देंगे तो फिर प्राइमरी डेफिसिट आएगा। और इस बार कितना है? 4.95 लाख करोड़, 4.95 लाख करोड़ का घाटा है, ठीक है। तो हमने फिजिकल डेफिसिट यानी वित्त घाटा और प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा पढ़ लिया। अब टारगेट पढ़ लेते हैं। मैंने आपको एक एक्ट लिखा रखा था पिछली बार, FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का। उसमें जो टारगेट है उसमें तो अलग टारगेट है, लेकिन सरकार ने अपना क्या टारगेट तय किया है वो याद रखना। सरकार ने कहा है कि हम जो फिजिकल डेफिसिट है यानी जो वित्त घाटा है उसे 2025 से 26 तक जीडीपी के 4.5% तक लेकर आएंगे। अभी 6 पॉइंट कुछ चल रहा है वो, तो सरकार ने कहा है कि हम 2025-26 तक इसे जीडीपी का 4.5% तक नीचे लेकर आएंगे। तो ये रहा सरकार का फिजिकल डेफिसिट का टारगेट, ठीक हो गया। अब मैंने आपको पिछली बार में बताया था जो रेवेन्यू बजट है उसमें आय इनकम में क्या बताया था? टैक्स और नॉन टैक्स बताया था। टैक्स में भी मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस बताए थे, वो वहां बताए हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि सबसे ज्यादा आय किससे होगी इस बार। सरकार ने क्या कहा है कि हमें सबसे ज्यादा आय किससे होने वाली है, तो जो सरकार का अनुमान है वो यहां पर मैं बताता हूं। तो सरकार ने कहा है कि हमें सबसे ज्यादा आय होगी इनकम टैक्स से, आयकर है जो, उससे हमें सबसे ज्यादा आय होगी। फिर जीएसटी से होगी, फिर जो कॉर्पोरेशन टैक्स है निगम कर कहते हैं, फिर जो एक्साइज ड्यूटी है उत्पाद शुल्क। अब जैसे जो लीकर वगैरह चीजें होती है ना, शराब वगैरह वाली चीजें, शराब गुटखा, इन सब पर तो जीएसटी नहीं लगती है, तो इन सब पर क्या लगता है? इन सब पर लगता है एक्साइज ड्यूटी, जिसे उत्पाद शुल्क कहते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद होगी कस्टम ड्यूटी से, कस्टम ड्यूटी, इस पे भी मैंने उत्पाद शुल्क ही लिख दिया है। सीमा शुल्क कर लेना इसे, क्या सीमा शुल्क है, कस्टम ड्यूटी को सीमा शुल्क कहते हैं। यानी आयात और निर्यात पर लगता है, यानी जब एक्सपोर्टर्स पे जब कोई चीज बाहर यहां से एक्सपोर्ट हो रही है या बाहर से इंपोर्ट हो रही है तो उस पर जो शुल्क लगता है उसे सीमा शुल्क कहते हैं। जो मैं कह रहा हूं वो भी लिख लेना, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एक्साइज ड्यूटी हो गई जिन चीजों पर जीएसटी नहीं लग रहा है, जैसे लीकर वगैरह, गुटखा वगैरह, जो भी तंबाकू वाले आइटम है उन पर लगेगा एक्साइज ड्यूटी। और कस्टम ड्यूटी इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स यानी जो आयात निर्यात होता है उस पर लगता है कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क कहते हैं। तो सरकार की सबसे ज्यादा आय होने वाली है आयकर से। अब होती है या नहीं होती है ये हमें नहीं पता, लेकिन सरकार ने कह रखा है बजट में कि हमें इससे सबसे ज्यादा आय होगी। तो किससे? आयकर से, फिर जीएसटी से, फिर निगम कर कॉर्पोरेशन टैक्स से, फिर एक्साइज ड्यूटी से, फिर कस्टम ड्यूटी से, ठीक हो गया। और एक और तथ्य है कि अब सरकार कितने प्रकार के टैक्स लेती है? एक डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो अब सरकार को जो आय होती है वो प्रत्यक्ष करों से ज्यादा होती है, यानी सरकार डायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा कमाती है और इनडायरेक्ट टैक्सेस से कम कमाती है। अगर कभी बन गया कि सरकार की आय किससे अधिक होती है, डायरेक्ट टैक्सेस से या इनडायरेक्ट टैक्सेस से, तो जो प्रत्यक्ष कर है उनसे सरकार को ज्यादा आय होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण और देखते हैं हम कि आयकर के जो स्लैब्स हैं आयकर। अब ये इतना महत्वपूर्ण तथ्य है, आप खुद भी अगर गवर्नमेंट जॉब में आएंगे तो आपकी इनकम पर कैसे टैक्स लगेगा यहाँ पर समझ लीजिए। बेहद समझ वाली चीज है, मतलब आपको बशर्ते एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अगर आएगा तो ठीक है, क्या हमारा क्वेश्चन में नहीं भी आएगा लेकिन आप एक प्रैक्टिकल नॉलेज इसे सीख सकते हैं। सरकार ने जो आयकर की जितनी स्लैब्स हैं वो कितनी है देखिए। आयकर मतलब जब हम आय होती है हमारी एक सीमा से ज्यादा होती है तो उस पर सरकार कर लगाती है ना। अब आय अगर जॉब लगेगी तो आपकी आय एक उस हद तक तो पहुंच ही जाएगी जिस पर आपका टैक्स लगने वाला है, ठीक है। तो देखिए आयकर के स्लैब्स की बात की जाए तो एक स्लैब है 0 से 3 लाख तक, फिर 3 से 6 लाख यानी 3 लाख से 6 लाख तक, फिर 6 लाख से 9 लाख तक, फिर 9 लाख से 12 लाख तक, फिर 12 लाख से 15 लाख तक। फिर जो अंतिम स्लैब है वो 15 लाख से ऊपर की इनकम पर अलग लगेगा। इसका तात्पर्य है कि जो भी ये खाने बनाए गए हैं इन पर सब पर अलग अलग परसेंटेज लगेगा आयकर का। यानी 0 से 3 लाख तक के बीच में अगर आपकी आय है तो 0% इनकम टैक्स लगेगा, यानी कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आपकी आय 3 लाख से 6 लाख के बीच है
तो ये 50 नहीं है, 5 है। 5% आपकी जितनी भी आय है उसका 5% आप पर इनकम टैक्स लगेगा। अगर आपकी आय 6 लाख से 9 लाख के बीच है तो आप पर 10% इनकम टैक्स लगेगा। अगर आय 9 लाख से 12 लाख है तो 15% इनकम टैक्स लगेगा। और अगर आय 12 लाख से 15 लाख के बीच है तो 20% इनकम टैक्स लगेगा। फिर 15 लाख से अधिक आय पर 30% का इनकम टैक्स लगने वाला है। अब मैं आपको समझाता हूं क्या है इसका मतलब। यानी अगर आपकी आय 3 से 6 लाख के बीच मान लिया जाए, आपकी इनकम कितनी है, 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए की आपकी इनकम है, तो सबसे पहले अलग अलग खानों में यानी 0 से 3 लाख तक तो 0% है, यानी 3 लाख तो आपने निकाल दीजिए। अब आपकी टैक्सेबल इनकम है केवल 2 लाख, उस 2 लाख को हम इस खाने में बैठाएंगे। उस 2 लाख पर लगेगा 5%, यानी 2 लाख का 5% आपको टैक्स लगेगा। ऐसे ही मतलब जितनी आय है उसको घटाते जाएंगे, यानी आपकी आय यानी अगर 10 लाख है मान लिया जाए तो 3 लाख इसमें गया, 3 लाख 1 लाख इसमें गया, यानी इस वाले 3 लाख पर कुछ लग रहा है तो ये 3 लाख हट गया। इस वाले 3 लाख पर 5% लग रहा है तो इसका 5%, इस वाले 3 लाख पर 10% लग रहा है तो इसका 10%। अब इस वाले पर केवल 1 ही लाख बचा है हमारा, तो इस पर केवल 15%, केवल 1 लाख पर लगेगा वाला 15%, बाकी सबको हमने बांट रखा है। आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं आया तो प्लीज वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश कीजिए। यानी हर आपकी जो आय है एक साथ उस पर नहीं लगता, अलग अलग जो ये खाने बने उन पर हम डालेंगे उसे। तो ठीक हो गया, ये आपकी आय पर लगेगा टैक्स। तो स्लैब से याद कर लेना, उन पर किस स्लैब पर कितना टैक्स है ये याद कर लेना, बनेंगे क्वेश्चन अगर, ठीक है। अच्छे एग्जाम अब आने वाले हैं, जैसे जो भी आने वाला एग्जाम हो उन पर सब बनेंगे। जब पीसीएस का भी अगर प्री देते तो उसमें सब यही क्वेश्चन भरे रहते हैं, ठीक है। इकोनॉमी अब देखिए 15 लाख से अधिक की आय पर 30% आयकर लगने वाला है, ये हमने पढ़ाई है। अब एक शब्द आता है टैक्स रिबेट। अब ये पूछा जाएगा एग्जैक्टली कि टैक्स रिबेट कितनी तक की आय पर टैक्स रिबेट दिया जा रहा है, तो 7 लाख की आय पर टैक्स रिबेट दे रही है सरकार। इसका तात्पर्य यह है कि 7 लाख तक की आय पर आपका जितना भी इनकम टैक्स होता है वो सरकार माफ कर देगी। क्या कहा मैंने, 7 लाख की आय तक अगर आपका जितना भी कितना होता है, देखिए 7 लाख आय यानी 3 लाख इस पे गया, 3 लाख इस पे गया, 1 लाख इस पे गया, इस 3 लाख पर तो 0 लगेगा, इस 3 लाख पर 5% लगने वाला है, यानी कितना हो गया 15,000 हो गया मान लिया जाए, और इस 1 लाख पर 10% लगने वाला है यानी 10,000 ये भी हो गया। तो अब ये कितना हुआ 25,000 हुआ ना, यानी आपकी जो 7 लाख की आय थी उस पर 25,000 इनकम टैक्स हो रहा है। लेकिन सरकार ने कहा है कि 7 लाख तक की अगर आपकी आय है तो उस पर जितना भी टैक्स आपको लग रहा है इनकम टैक्स वो हम 0 कर देंगे, आपको नहीं देना पड़ेगा। यानी अब 7 लाख तक की आय वाले लोग 0 टैक्स देंगे। इसी को कहते हैं टैक्स रिबेट। यानी इतनी आय मतलब यानी कि अगर आपकी आय 7 लाख तक है, इतनी आय पर जितना भी इनकम टैक्स लगेगा वह सरकार माफ कर देगी। टैक्स रिबेट इतनी आय पर 7 लाख तक। तो आपको टैक्स रिबेट भी समझ आया होगा, टैक्स के स्लैब्स भी समझ आए होंगे। मुझे इतनी ही चीजें काम की लगी। अभी जो कृषि वाले तथ्य आते हैं, मतलब किसका कितना उत्पादन, कहाँ कितना इतना, वो इकोनॉमिक सर्वे को पढ़कर मैं बताऊंगा। अभी मैंने वो नहीं पढ़ा है, तो जब मैं वो पढ़ लूंगा तो इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े अधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो हो चुके होते हैं, ठीक है। और बजट में तो ये अनुमान है इन सबका, ठीक है। तो इतनी चीजें आप जरूर से करिएगा, और क्लास अच्छी लगती है तो जरूर से लाइक और शेयर जरूर करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।